एक कहावत है अफगानिस्तान में कि आप अपनी संपत्ति का ध्यान खुद रखें और आप अपने पड़ोसी पर चोर होने का आरोप नहीं लगाएंगे। ये कहावत उस समय के अफगानिस्तान के ऊपर बहुत अच्छे से लागू होती है, क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को पे इन्वेड कर दिया था और इन्वेड करने से पहले सोवियत यूनियन की एक स्पेशल फोर्सेस, जिनको वो लोग स्पित्ज़नाज़ कहते हैं, उसकी एक छोटी सी टीम ने अफगानिस्तान के तानाशाही और उनके 200 सैनिक को मार गिराया था, वो भी सिर्फ 40 मिनट के अंदर। चलिए जानते हैं इस रोचक कहानी के बारे में। जब कोल्ड वॉर का समय चल रहा था, उस समय तख्ता पलट, एक दूसरे की सरकार को खत्म करना, उनको गिराना और उनकी जगह अपने किसी पसंदीदा तानाशाही को बिठा देना, ये सब उस समय की आम बातें हुआ करती थी। ऐसे ही अफगानिस्तान के शासक उर्फ राजा जहीर शाह, जो अफगानिस्तान को काफी लंबे समय से शासन कर रहे थे, उनकी भी उम्र बढ़ती जा रही थी और उनकी सेहत घटती जा रही थी। वो बार बार यूरोप के इटली देश में जाया करते थे अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। धीरे धीरे उनके नीचे स्तर के मंत्रीगणों में भी ये बात छिड़ने लगी कि कौन उनकी जगह लेगा इस देश को शासन करने के लिए। कब ये बातें तख्ता पलट करने में बदल गई, किसी को पता नहीं चला। और जब किंग जहीर शाह इटली के लिए निकले अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तभी उनके कजन मोहम्मद दाऊद ने उनके देश में तख्ता पलट कर दिया। पर वो भी ज्यादा देर तक अफगानिस्तान पे राज नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हीं की विदेश मंत्री हफजुल्ला आमीन उनकी पीठ पीछे उनको खत्म करके अफगानिस्तान की गद्दी को कब्जा लेते हैं। देश में तख्ता पलट करने के बाद और दाऊद को अपने रास्ते से हटाने के बाद देश में एक नया संविधान का गठन किया जाता है, जिनको वो लोग द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, जिसे शॉर्ट में डीआरबी कहा जाता है, उसका गठन होता है। इस नए देश को शासन करने के लिए 3 मुख्य लोग सामने आते। तो सबसे पहले मोहम्मद नूर तारकी, जो इस देश के राष्ट्रपति बनते हैं। फिर उसके बाद आते हैं बबरक करमाल, जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर आखिर में हफजुल्ला आमीन, जो इस देश के विदेश मंत्री बनते हैं। अब इन तीनों के द्वारा इस पूरे देश को चलाया जाता है। साफ तौर से ये कार्य पीढ़ी बे के बीच एकता लाने की थी, लेकिन बहुत ही जल्द इसका असली रूप दिखने वाला था, जो आगे जाके सबको चौंकाने वाला था। 1979 जुलाई के महीने में करमल को अपने देश से निकालकर चेकोस्लोवाकिया भेज दिया गया था एक एम्बेसडर के तौर पे, और बाकी जितने भी परचम के मेंबर थे जो सरकार में एक सीनियर पोजीशन होल्ड करते थे, या तो उनको डिमोट कर दिया गया था या तो उनको निकाल दिया गया था। अब ये भी कम पड़ा तो अगस्त के महीने में तारकी और अमीन ने अपने ऊपर एक झूठा साजिश रच के अपने संभावित प्रतिद्वंदियों को गिरफ्तार किया या तो उनको मार दिया गया। अब ये सब काम चल ही रहा था कि अगले महीने अमीन ने भी तुर्की को अपने रास्ते से हटा दिया था। मॉस्को ये सब काफी निराशा के साथ ये सब देख रहा था, क्योंकि जब अफगानिस्तान में राजा का शासन था तो उनके साथ अपने रिश्ते बनाना बहुत आसान था और बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब राजा को हटा के दाऊद ने सत्ता को कब्जा लिया, तब उनको थोड़ा परेशानी हुई और थोड़ा प्रॉब्लम हुई। लेकिन जब दाऊद को हटा के नई सरकार और एक नया शासन आया, तब तो और भी नए नए प्रॉब्लम आने लगे थे। वैसे सोवियत यूनियन को इस नए शासन से कोई मतलब ना ही कोई प्रॉब्लम था, क्योंकि ये वही सेम सोवियत यूनियन की विचारधारा पर चलने वाली सरकार थी, लेकिन ये थोड़ी अस्थिर लग रही थी। मॉस्को केवल इस नए राष्ट्र का स्वागत और पहचान कर सकता था, लेकिन निजी तौर पर वो एकता और सावधान बरतने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहा था। दूसरी तरफ आमीन ने अपना मन बना लिया था कि वो अपने देश को एक सेकुलर कंट्री जरूर बनाएगा, ये जानते हुए कि उसका देश एक इस्लामिक ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला एक इस्लामिक कंट्री है, और वहाँ के लोग और वहाँ के जो ट्राइबल लीडर्स हैं वो इस बात को कतई नहीं मानेंगे। यह चीज निश्चय तौर से एक भारी प्रदर्शन शुरू करने वाली थी ट्राइबल लीडर की ओर से। अब इन सब के बीच देश में एक नया लैंड रिफॉर्म को लागू किया जाता है, जिसके तहत अफगानिस्तान में एक फैमिली को वो कुछ लिमिटेड अमाउंट में जो सरकार के द्वारा दिया जाएगा, उसी अमाउंट में उनको उतना लैंड रख सकती है। यदि उस अमाउंट से ज्यादा उस फैमिली के पास ज्यादा लैंड होगी
तो सरकार आके उनसे वो लैंड ले लेगी और उसके बदले ना ही उनको कंपनसेशन मिलेगा, ना ही उसके बदले और किसी तरह का साफ सुविधा मिलेगी, जिसके कारण पूरे देश में और प्रदर्शन होने लगे सरकार के खिलाफ। यह एक तरह से आग में घी डालने जैसी बात हो गई थी। पूरे देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए थे और सरकार की ओर से इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए भी उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया था। उनकी तौर से काम सीक्रेट पुलिस फोर्स इस प्रदर्शन को रोकने के लिए आई थी, जो कि अफगानिस्तान के अंदर एक सीक्रेट सर्विस है। वो धीरे धीरे इन प्रोटेस्ट के अंदर जितने भी लोग थे उन सबको उठाने लगी थी और जेलों के अंदर डालने लगी थी। सिर्फ एक साल के अंदर लगभग 7,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, बल्कि चरकी प्रिजन के अंदर। यह सब अफगानी लोगों के लिए एक तरह से बेइज्जती थी और अफगानी लोग ऐसी बेइज्जती को हल्के में नहीं लेने के लिए माने जाते हैं। वो बहुत जल्द इसका जवाब देने वाले थे। 1978 के अंत तक ट्राइबल की ओर से विरोध और व्यक्तिगत प्रतिरोध एक हिस्से पूरे देश में आग की तरफ बढ़ रही थी। अब ये सब देखते हुए अमेरिका ने भी सोचा था कि वो भी अब इस बहती गंगा में अपनी हाथ धो लेंगे। वो लोग इस प्रदर्शन का भी मौका उठाते हुए अफगानिस्तान से लोगों को पाकिस्तान बुलाकर उनको मुजाहिदीन की ट्रेनिंग देते थे और अपने सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए वापस अफगानिस्तान भेजते थे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सरकार भी अब देश में जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं और साथ ही में मुजाहिदीन के साथ लड़ रही थी। वो अपने आर्मी को ये काम दिए थे कि वो कैसे जैसे करके इन प्रदर्शन और इन मुजाहिदीन से लड़े और इनको जैसे जैसे करके दबाए। लेकिन उनकी आर्मी के लोग ही मुजाहिदीन के साथ और प्रदर्शनकारियों के साथ मिल जा रहे थे। अब ये सब देखते हुए अफगानिस्तान की सरकार अपनी आर्मी पे भरोसा करना बंद कर चुकी थी और उन्होंने अब सोवियत यूनियन से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी थी। वो चाहते थे कि सोवियत यूनियन अपनी मिलिट्री को अफगानिस्तान में लाए और अफगानिस्तान की सरकार के मदद करें इन मुजाहिदीन के साथ लड़ने के लिए। लेकिन सोवियत यूनियन अपनी तरफ से साफ मना कर दी थी कि वो किसी भी तरह की मिलिट्री को अफगानिस्तान के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे अफगान में हो रहे प्रदर्शन और बढ़ेंगे और बाकी जितने भी बड़े देश हैं उनको एक खुली छूट मिल जाती कि वो अफगानिस्तान के अंदरूनी मामले में आकर अपनी दखल दें। इसके बदले मॉस्को अफगानी सरकार को मिलिट्री की सप्लाई देने के लिए बहुत इच्छुक था। वो उनको T-62 टैंक्स और Mi-24 हेलीकॉप्टर गनशिप सप्लाई करते थे और इसके साथ साथ लगभग 2000 मिलिट्री एडवाइजर को भी अफगानिस्तान भेजा था कि वो जाकर अफगानिस्तान की सरकार और उनकी मिलिट्री को इन प्रदर्शनकारी और मुजाहिदीन के से कैसे लड़ें उस पर एडवाइस करें। अब इन सब के बीच आमीन अमेरिकन से मिलने चला गया था। वैसे तो वो ज़्यादातर अमेरिकन से मिलता नहीं था और यदि मिलता भी था तो वहाँ के छोटे मोटे डिप्लोमेट से मिलता था, लेकिन वो आर्चर ब्लड से मिला जो कि यूएस मिशन का हेड था काबुल के अंदर। अब ये खबर जैसे ही सोवियत यूनियन को पता चली उनके कान खड़े हो गए। जो कभी अफगानिस्तान या तो आमीन को इतना तवज्जो नहीं देते थे, वो अचानक से आमीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे, क्योंकि 1972 में इजिप्ट के लीडर ने भी यही किया था। अपने सोवियत एडवाइजर को वहां से निकालकर अमेरिकन के साथ मिल गए थे। अब उनको लगने लगा था कि कहीं आमीन भी यही काम ना करे। अफगानिस्तान में सोवियत एम्बेसडर ने भी सोवियत यूनियन में अपनी खबर पहुंचाई थी कि आमीन भी ऐसा कुछ प्लान बना रहा है। अब सोवियत यूनियन को अपनी खुफिया जानकारियों से भी ये खबर मिल रही थी कि आमीन शायद सोवियत यूनियन को हटाकर वहां पे अमेरिकन को लाने वाली थी। अब ये सब सुनते हुए सोवियत यूनियन ने भी अपना मन बना लिया था कि अब आमीन को अपने रास्ते से हटना पड़ेगा और उसकी जगह किसी दूसरे को अफगानिस्तान में बिठाना पड़ेगा। तौर में प्लान ये था कि वो एक छोटा सा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे जिसके तहत वो आमीन को वहां से अफगानिस्तान से निकालकर वहां पे अपने किसी पपेट रूलर को अफगानिस्तान में बिठा देंगे। अफगानिस्तान में पहले से ही सोवियत यूनियन की एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स तैनात थी, जिनको वो लोग 54th OSN स्पेशल ऑपरेशन डिटैचमेंट या तो मुस्लिम बटालियन भी कहा जाता था। इसकी शुरुआत आमीन ने ही की थी। जब मॉस्को को लगने लगा कि उनको सचमुच में आमीन की मदद करने के लिए एक मिलिट्री यूनिट को आमीन की मदद करने के लिए भेजना चाहिए, तो उन्होंने एक स्पेशल फोर्सेस की यूनिट बनाई थी जिसके अंदर वो लोग
उज़्बेक, ताजिक और तुर्कमेनिस्तान से लोगों को बुलाया करते थे, जिसके कारण से वो अफगानिस्तान के लोगों के बीच अच्छे से घुल मिल सके और आमीन को एक तरह से सोवियत मिलिट्री की सपोर्ट भी मिल सके। उनको अफगानी आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई जाती थी, जिसके तहत वो अफगानिस्तान की आर्मी के बीच में अच्छे से घुल मिल सके, और इस यूनिफॉर्म को जीआरओ के सीक्रेट एजेंट्स सोवियत यूनियन में सप्लाई किया जाता था। उनके पास यदि हथियार की बात किया जाए तो उनके पास ज़्यादातर AK-47 और AKM राइफल थी, जो 7.62 मिलीमीटर कैलिबर की थी। लेकिन उस समय सोवियत यूनियन के अंदर 5x45 मिलीमीटर कैलिबर की AK-74 को पूरे सोवियत यूनियन के आर्मी के अंदर इंडक्ट किया जाता था, लेकिन इस राइफल को उस यूनिट को नहीं दिया गया था, और ना ही उनको किसी तरह की हेलमेट, ना ही किसी तरह का बॉडी आर्मर भी दिया गया था। ये एक तरह का लाइट इन्फेंट्री यूनिट था, जो एक तरह से एक स्मॉल सपोर्ट दिया गया था सोवियत यूनियन की तौर से आमीन को। तो शुरुआती तौर पे प्लान ये था कि मुस्लिम बटालियन अपने साथ KGB की स्पेशल फोर्सेस, जिनको वो लोग जेनाइट फोर्स भी बोलते हैं, उनके साथ वो बागराम एयरबेस में स्थित रहेंगे, और जब आमीन अपने पैलेस से बाहर निकलेगा तो KGB की स्पेशल फोर्सेस का स्नाइपर उसे वहीं पे मार देगा, और सोवियत यूनियन की जो बैकअप फोर्स है वो पूरे शहर को कैप्चर कर लेगी और शहर में और फिर पूरे अफगानिस्तान में अपनी एक पपेट रूल को बिठा देगी। सुनने में तो ये प्लान बड़ा ही अच्छा लग रहा था, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये ढंग से बना भी नहीं था और ये एक तरह का घटिया प्लान था। ये कहना था एक KGB के इंस्ट्रक्टर और जेनाइट फोर्स के कमांडर का। उनने ये कहा था कि इसकी प्लानिंग उन लोगों को नहीं दी गई जिनको स्पेशल ऑपरेशन के बारे में पता है, बल्कि उनको दी गई जिनको स्पेशल ऑपरेशन के बारे में बहुत कम पता है। उनने ये पहले से ही चेतावनी दी थी कि इस मिशन के अंदर लगभग 22 KGB के स्पितनर्स और मुस्लिम बटालियन की एक सिंगल कंपनी जिसमें लगभग 200 ट्रूप्स होते हैं, उनका सामना लगभग 2000 ट्रूप से होने वाला था, जो कि आमीन की पैलेस में थे। उनका ये कहना था कि इससे ना प्लान तो बिगड़ेगा बिगड़ेगा, ऊपर से ये दुनिया भर में सोवियत यूनियन की बेइज्जती करवा देगी। अब इस मिशन की जिम्मेदारी एक ऐसे आदमी को दी गई जो इस मिशन के लिए एकदम परफेक्ट थे। उनका नाम था कर्नल वेसेली कोल्सनिक। कोल्सनिक को जैसे इसकी जिम्मेदारी दी गई, वो इसकी तैयारी के लिए 16 दिसंबर को अफगानिस्तान की ओर चले गए थे। उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए अपने लिए पैराट्रूपर्स की टुकड़ी मंगवाई थी, और पैराट्रूपर के साथ साथ भारी असला बारूद भी मंगवाया था, जिसके तहत इस ऑपरेशन में उनको मदद मिलने वाली थी। साथ ही साथ KGB की एक और यूनिट भी उनकी मदद करने के लिए यहाँ आई थी, जिनको वो अल्फा यूनिट बोलते हैं, जिसका कॉल साइन क्रूम था, जिसका मतलब थंडर। ये यूनिट कोवर्ट ऑपरेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए बहुत ही अहम मानी जाती थी। शुरुआती तौर पे इस मिशन के लिए भारी जानकारी निकालने पर ज़्यादा जोर दिया गया था, लेकिन ये सब और भी कंफ्यूजन और भी कठिन हो गया जब आमीन ने अपने आर्ट पैलेस को छोड़कर ताजिक पैलेस में जाना सही समझा। उसको ये लगने लगा था कि उसकी जान पर खतरा है। अब इससे प्लान में नई नई कठिनाइयाँ खड़ी हो गई, क्योंकि उनको वापस से अपने प्लान को उठाकर इस ताजिक पैलेस की ओर जाना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि इस ताजिक पैलेस के अंदर वो कैसे अपने ऑपरेशन को शुरू करें। लेकिन शायद किस्मत उनके साथ, क्योंकि उस पैलेस में ढेर सारे डेलीगेट्स और डिप्लोमेट्स मिलते थे आमीन से, और उन्हीं में से सोवियत की जो डिप्लोमेट्स थे उनको सेफली ताजिक पैलेस के अंदर ले जाने के लिए एक KGB की बॉडीगार्ड हमेशा साथ रहते थे। उन्हीं की बदौलत उनको ताजिक पैलेस का लेआउट के बारे में बड़े अच्छे से पता था। आमीन की जो सिक्योरिटी टीम थी उसको अच्छा खासा मदद KGB की ओर से मिलता था, और उसी की बदौलत KGB को बड़े अच्छे से पता था कि सिक्योरिटी टीम किस तरह से काम करती है, उनके पास किस तरह के हथियार है, कितने कितने घंटे के शिफ्ट में काम करती है। KGB को एक और बात पता चलती है कि ताजिक पैलेस के सामने एक अच्छा सा होटल है, जहाँ से उनको ताजिक पैलेस का एक अच्छा खासा व्यू मिल सकता है। तो वो लोग ऑपरेशन के एक दिन पहले उस होटल में जाते हैं और ताजिक पैलेस का एक डिटेल पिक्चर्स निकालते हैं। तो इन सब खबरों से ये पता चलता है कि आमीन के पैलेस को बहुत अच्छे तरीके से गार्ड किया गया था उसके सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा। वहाँ पे आर्मी के कुछ गिने चुने इन्फेंट्री यूनिट्स भी वहाँ पे तैनात थी, और उनके साथ साथ कुछ मैकेनाइज्ड यूनिट भी थी। पर इसी बीच सोवियत यूनियन ने जैसे तैसे करके आमीन को ये मना लिया था कि वो उनकी मुस्लिम बटालियन का इस्तेमाल करे, क्योंकि आमीन को भी ये हमेशा लगता था कि कहीं उसके आर्मी वाले उसको हटाकर देश में तख्ता पलट ना कर दे,
तो इसीलिए आमीन ने भी सोवियत यूनियन से उनकी मुस्लिम बटालियन की कुछ यूनिट्स को अपने पैलेस में सिक्योरिटी देने के लिए रखी थी, जिसके तहत स्पित्नाज़ की 2 यूनिट पहले से ही तैनात होगी इस मिशन में मदद करने के लिए। प्लानिंग हो चुकी थी, इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी थी और अब बस देरी थी ताजिक पैलेस के ऊपर हमला करने की। तो इसीलिए उन्होंने एक फ्रंटल फोर्स बनाया, जिसके तहत उनके पास जितने भी सैनिक थे उन सैनिकों को उनने 12 कॉम्बैट ग्रुप में बांट दिया और हर कॉम्बैट ग्रुप को एक डिफरेंट टास्क दिया गया था और डिफरेंट असला बरूद भी दिए गए कि वो इस मिशन को बड़े अच्छे से और बहुत प्रॉपरली कर पाए। तो शाम के 6:20 को ये मिशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले उस पूरे कॉम्बैट ग्रुप में से एक रिकॉन टीम जाती है 3rd सिक्योरिटी बटालियन के बैरक्स के ऊपर, क्योंकि उस बैरक्स के पास ढेर सारे टैंक्स पड़े हुए थे अफगान आर्मी के। उनका काम था उन टैंक्स को उड़ाना। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं, देखते कि वहाँ पे कुछ सोल्जर्स हथियारों के साथ वहाँ पे तैनात थे, लेकिन उनको मिली गई जानकारी के हिसाब से वहाँ पे किसी भी तरह के सोल्जर को नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब उनके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, उनको इस प्रॉब्लम से निपटना ही होगा। तो इसीलिए उस रिकॉन टीम अपने साथ कुछ बंदों को लेकर वो जैसे जैसे करके 3rd सिक्योरिटी बटालियन कमांडर को पहले चुपके से मारते हैं और उसको अपने गाड़ी के डिक्की में डालते हैं, और दूसरी तरफ उनकी बाकी की टीम वहाँ पे खड़े अफगान सोल्जर्स के ऊपर ओपन फायर कर देते हैं, जिससे कि वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। उसी समय 4 स्नाइपर्स अपने साथ AK-47 में साइलेंसर लगाकर टैंक के बाद जो अफगान सोल्जर थे उनके ऊपर स्नाइप करके उनको मार देते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनको मारते हैं और दूसरी तरफ अफगान सोल्जर के ऊपर दूसरी रिकॉन टीम जब ओपन फायर करती है, इन दोनों घटनाओं की वजह से पूरे ताजिक पैलेस में जितने भी गार्ड्स थे वो सब अलर्ट हो जाते हैं। उन सबको पता लग जाता है कि अब उन पर हमला हो गया है। दूसरी तरफ कोलसनिक कमांडर ये सब दूर से देखकर समझ जाते हैं कि अब उन टैंक्स को कैप्चर करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपने टीम को ऑर्डर दिया कि अपने साथ जो एंटी एयर गन्स लाए हैं और ग्रेनेड लॉन्चर, उसकी मदद से वो उन टैंक्स को उड़ा दे। और उन्होंने एक टीम को भी ऑर्डर दिया कि वो आसमान में रेड फ्लेयर छोड़ें, जिसकी मदद से पीछे जितने भी असॉल्ट ग्रुप हैं उन सबको पता लग जाए कि अब ताजिक पैलेस के ऊपर हमला करने का समय आ गया है। तो शाम के 7:30 बजे वो लोग ताजिक पैलेस की ओर निकल जाते हैं। सबसे पहले तो पहले चेक पॉइंट को बड़े आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे वो सेकंड चेक पॉइंट पहुँचते हैं उनको बहुत भारी नुकसान होता है। अफगान आर्मी उनके ऊपर चारों तरफ से हेवी फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो भी इस फायरिंग का जवाब देने के लिए अपने BMP में लगे हुए गन पोर्ट से उनकी ओर जवाबी कार्रवाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच एक दुश्मन का RPG उनकी BMP को लग जाता है, जिसके तहत वो BMP बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है और उसके अंदर जितने भी लोग थे वो अब BMP से बाहर निकलकर ताजिक पैलेस की ओर पैदल चलना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे वो पैदल चलना शुरू करते हैं, अफगान आर्मी के सोल्जर्स भी उन पर ओपन फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो सब इन फायरिंग से बच जाते हैं अपने बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट के बल में। जब बाकी ग्रुप्स भी ताजिक पैलेस के पास पहुंच जाती है तो वो भी अपनी BMP की मदद से ताजिक पैलेस के ओर ओपन फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर एक दूसरी टीम अपने साथ ZSU-23 एंटी एयर गन्स और AGS-17 ग्रेनेड लॉन्चर की मदद से वो भी दुश्मन की ओर ओपन फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इन सब फायरिंग होने के बावजूद भी ताजिक पैलेस की दीवारें इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो अफगान आर्मी को इन सब फायरिंग से अच्छा खासा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन सोवियत की ओर से भी इतना हैवी फायरिंग हो रहा था कि वो अफगान आर्मी को मजबूर कर रही थी कि वो ताजिक पैलेस के अंदर जाकर कवर ले। जंग का माहौल इतना गर्म था कि कुछ ग्रुप ऑपरेटर ग्रेनेड की पिन बिना खोले दुश्मन के ऊपर ग्रेनेड फेंक रहे थे। दूसरी तरफ एक BMP ताजिक पैलेस के पास जाकर अपनी गन को उनके खिड़की के पास एंगल करके दुश्मन के ऊपर फायरिंग करती है। लेकिन इसी बीच वो 2 ग्रुप ऑपरेटर के पैर को तोड़ देती है। लेकिन वो 2 ग्रुप ऑपरेटर भी किसी कम नहीं थे। उनमें से एक ऑपरेटर टूटे हुए पैर को लेकर अभी भी अपने टारगेट के पास जाता है और दूसरा ऑपरेटर पीछे जाकर अपने साथी को कवर फायर प्रोवाइड करता है। लगभग शाम के 7:40 को एक ग्रुप प्लाटून ताजिक पैलेस की मेन एंट्रेंस के अंदर घुसती है। लेकिन जैसे वो अंदर घुसती है उन पर चारों तरफ से ओपन फायरिंग आना स्टार्ट हो जाता है। चारों तरफ से उन पर ग्रेनेड फेंकना स्टार्ट होते हैं। इसी बीच उनके काफ़ी सोल्जर और काफ़ी कमांडर्स मारे जाते हैं। लेकिन यही चीज़ दूसरी टीम को भी थोड़ा टाइम देती है कि वो ताजिक पैलेस के अंदर जाकर तो उस टीम को हेल्प कर सकें। इसी बीच उनके कमांडर उनको ऑर्डर देते हैं कि वो लॉबी के अंदर ग्रेनेड फेंक कर ताजिक पैलेस के चारों तरफ से अंदर घुसने की कोशिश करें। कमांडर के ऑर्डर को मानते हुए स्पित्नाज़ अब ताजिक पैलेस के चारों तरफ से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मेन एंट्रेंस के अंदर से घुसने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग खिड़की की मदद से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग दरवाजे की मदद से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं
और कुछ लोग तो ताजिक पैलेस की दीवार को अपने RPG-18 की मदद से उड़ाकर उस दीवार के अंदर घुसते हैं। दूसरी तरफ 4 BTR-60 पर्सनल कैरियर अपने साथ कुछ ट्रूप्स को लेकर ताजिक पैलेस के पीछे की ओर से आ रही होती है, क्योंकि उनको पीछे से अफगान आर्मी को घेरना था। लेकिन बीच रास्ते पर ही उन पर हैवी मशीन गन फायरिंग आना स्टार्ट होता है, और ये हैवी मशीन गन फायरिंग करने वाले अफगान मिलिट्री के एलिट सोल्जर थे। वो थोड़ी देर तक उनको रोक के रखते हैं, लेकिन वो भी बहुत जल्द ग्रेनेड लॉन्चर की मदद से मारे जाते हैं। अब तक सोवियत ट्रूप्स चारों तरफ से ताजिक पैलेस की ओर हमला करना स्टार्ट कर दिए रहते हैं। वो हर तरह से अफगान आर्मी के साथ लड़ रहे थे ताजिक पैलेस के बाहर से, और ताजिक पैलेस के अंदर कॉम्बैट ग्रुप 2 और कॉम्बैट ग्रुप 3 एक टीम बनाकर आमीन को अब ढूंढने लगते हैं। इस टीम में 50 लोगों से भी बहुत कम सोल्जर्स थे, जिनका सामना उनसे 2 गुना लोगों से होने वाला था। उस टीम में हर एक मेंबर को किसी न किसी तरह का घाव था। अब उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि अब उनको ऊपर के फ्लोर में जाना था, और ऊपर के फ्लोर में जाने के लिए एक बहुत बड़ी सीढ़ी बनी हुई थी, क्योंकि वो सीढ़ी इतनी बड़ी थी कि यदि नीचे से भी कोई बंदा ऊपर जाएगा तो ऊपर में बैठे हुए आदमी को वो आराम से दिख जाएगा और वो नीचे वाले आदमी को आराम से मार सकता था। अब उनके पास ऐसे सिचुएशन में एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है दुश्मन के ऊपर ग्रेनेड फेंक कर ऊपर जाना। लेकिन ग्रेनेड फेंकना भी बड़ा खतरनाक था, क्योंकि उनके पास जो ग्रेनेड थे उसका फ्यूज टाइम ही इतना लंबा था कि यदि वो नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो शायद वो ग्रेनेड ऊपर से नीचे आने के बाद जाके ब्लास्ट होगा। तो इसीलिए उनने अपने साथ एक PK मशीन गन को भी लाया था। तो उनका प्लान ये था कि वो नीचे से सबसे पहले 1-2 सेकंड तक दुश्मन के ऊपर हैवी फायरिंग करेंगे, 1-2 सेकंड तक। फिर उसके बाद जब ग्रेनेड का फ्यूज टाइम पास में रहेगा तो वो दुश्मन के ऊपर ग्रेनेड फेंकेंगे। इसकी मदद से वो दुश्मन को या तो मार सकते हैं या तो उनको अचेत भी कर सकते हैं। और ये उनके लिए इतना कारगर साबित हुआ कि वो दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर पाया, और जो ग्रेनेड से भी नहीं मार पाए वो अचानक से अचेत हो गए। इसके तहत वो ऊपर जाके अफगान सोल्जर को वहां ऊपर जाके आराम से मार सके। अब तक बस 8 KGB के स्पेशनास बचते हैं इस मिशन के कंप्लीट करने के लिए। बाकी जितने भी सोल्जर्स थे वो तो या तो बाहर लड़ रहे थे या तो वो बहुत भारी मात्रा में घायल थे। अब उनको ही इस मिशन को कंप्लीट करने का दायित्व मिला था। अब वो भी इस मिशन के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो एक एक करके एक एक रूम को पूरी तरह से क्लियर करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो वो रूम को क्लियर करने से पहले रूम के अंदर सबसे पहले ग्रेनेड फेंकते हैं, फिर रूम के अंदर अपनी बंदूक की मदद से ओपन फायरिंग करते करते उस रूम को पूरी तरह से क्लियर करते हैं। धीरे धीरे करके वो आमीन के रूम के पास पहुंच चुके रहते हैं। आमीन के भी कुछ गिने चुने बॉडीगार्ड्स और कुछ सोल्जर्स उनके साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन बहुत जल्द वो भी सोवियत की KGB के सामने सरेंडर कर लेते हैं। इसी बीच आमीन, जो थोड़ा सा घायल था, जिसको वहाँ पे बैठा हुआ था, उसको लगने लगा था कि ये सब मुजाहिदीन का एक हमला है या तो उसके किसी मिलिट्री ऑफिसर उसको हटाकर देश में टकटा पलट करने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो सोवियत की रशियन भाषा को सुनता है तो उसको लगने लगता है कि शायद सोवियत के ऑफिसर उसको बचाने के लिए आए हैं। लेकिन उसके पास जो डॉक्टर थे वो उनको बताते हैं कि सोवियत के सोल्जर्स आप ही को मारने के लिए आए हैं। ये सुनते ही आमिर बड़ा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को फ़ोन करने लगता है। लेकिन जैसे वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को फ़ोन करता है वो उनको फ़ोन नहीं लगा पाता, क्योंकि जितने भी फ़ोन के लाइंस थे उनको KGB के एजेंट्स ने काट चुके थे। वो समझ जाता है कि सोवियत के सोल्जर सचमुच में उसी को ही खत्म करने आए रहते हैं। जैसे ही सोवियत के सोल्जर आमीन के रूम के अंदर घुसते हैं, आमीन उनके सामने चुपचाप खड़ा रहता है। जैसे ही वो आमीन को देखते हैं वो सबसे पहले तो अपने पॉकेट से उसकी फ़ोटो निकाल कर उसकी पहचान करते हैं, और जैसे ही उसकी पहचान हो जाती है तो वो उसे अपने AK-47 की मदद से मार देते हैं। और इसी के साथ आमीन की मौत हो जाती है। और उनकी जो बैकअप की सोवियत फोर्स थी, जैसे ही उनको खबर मिलती है कि आमीन की मौत हो चुकी रहती है तो वो पूरे देश को कब्जा लेते हैं। और इसी के साथ इस मिशन का अंत यहीं होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो भी ज़रूर बताइए। और यदि आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।